हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एनडीटी के फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि एनडीटी में टोटल 3 लेवल होते हैं। एनडीटी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो अभी आप सपोज एनडीटी लेवल 1 और 2 के बेसिस पे काम कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर आपका लेवल 3 करने का प्लानिंग है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एनडीटी लेवल 3 के एग्जामिनेशन पैटर्न और उसके क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आप जो भी मेथड एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि एलपीटी, एमपीटी, आरटी, यूटी, जो भी मेथड का आप एग्जाम देने वाले हो, उससे पहले आपको एएसएनटी के एग्जाम में बेसिक का एग्जाम देना जरूरी रहता है। तो बेसिक का एग्जाम है, उसमें जो आपका सिलेबस रहता है उसमें मेनली जो टॉपिक कवर होंगे वो एसएनटी TC1A, जो कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस है एएसएनटी का, और CP 189 बराबर। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक में ये दोनों स्पेसिफिकेशन जो है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफली बेसिक का जो क्वेश्चन है वो 135 उसमें क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से SNTC1A और CP 189 का मिलाकर टोटल 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड जो है दोनों, वो आपको समझने और उसका क्वेश्चन जो है वो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। जब भी आप बेसिक का एग्ज़ाम देते हैं तो उससे पहले ये दोनों स्टैंडर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्वेश्चन जो आपको रहेंगे वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको खास बताऊंगा, क्योंकि आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, या इसका स्टडी गाइड भी आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। तो स्टडी गाइड में भी क्वेश्चन रहेंगे, पर ये क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में रहेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करना है बराबर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि SNTC1A, ये जो स्टैंडर्ड है इसका है। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एनडीटी लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे देखिए। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के जो इसमें आंसर रहते हैं वो 4 आंसर रहते हैं, उसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जो बेसिक का एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप सॉल्व करके इसका आंसर नहीं देते हैं तो इसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अच्छा है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आप आंसर दे, चाहे गलत हो या सही हो। ठीक है, और दूसरी बात, कोई इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो वो लोग क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर या उसका सेट देते हैं, तो उसमें जो 4 आंसर रहते हैं उसमें लास्ट वाला जो आंसर रहता है वो नन ऑफ द अबोव, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबोव, या अबोव A and B, ठीक है, इस टाइप का आंसर रहता है। ठीक है, तो अगर आप ASNT का एग्जाम देते हैं, कोई भी बेसिक है या ASNT का लेवल 3 का कोई मेथड भी देते हैं, तो हमेशा याद रखिए इस टाइप का कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा याद रखने का जो आंसर रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें ऑल ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव, ऐसा कोई भी ऑप्शन मैंने नहीं रखा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला वो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हुए हैं।
तो ये भी आप सॉल्व करके जाइएगा। अभी तो मेरे पास ये 10 क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, पर इसके बाद मैं और वीडियो बनाऊंगा जो कि CP 189 का भी मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन किसको बोलते हैं? तो इसमें देखिए 4 आंसर है। सबसे पहला है एन ऑर्गेनाइज एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ये एक आंसर है। दूसरा है द स्किल, लर्निंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल टू प्रॉपरली परफॉर्म टू स्पेसिफिक एनडीटी लेवल। ठीक है, तीसरा है एक्वायर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू कैरी आउट द जॉब, और चौथा है एन इंडिविजुअल सर्टिफाइड टू लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन में बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये आपको SNTC 1A का जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसमें आपको मिल जाएगा। पर सर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? आप एक्चुअल लेवल 2 करते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आप सर्टिफाइड होते हैं, उसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल सर्टिफाइड टू लेवल 1 और लेवल 2, ये तो सर्टिफिकेशन रिलेटेड है, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू कैरी आउट द जॉब, ठीक है, तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ठीक है, खाली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो भी नहीं चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है स्किल, लर्निंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल टू प्रॉपरली परफॉर्म स्पेसिफिक एनडीटी लेवल। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये सही है। उसके अलावा ए वाला जो है ऑर्गेनाइज एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि खाली आपके पास डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस है या फिर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग आपने लिया है तो भी ये क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसमें सबसे पहले तो कौन सा गलत है वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो सही वाला जो है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि चारों जो ऑप्शन है उसमें सबसे अप्रोप्रिएट ट्रू आंसर है, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रू आंसर है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें आपको एक से ज्यादा आंसर है वो सही लग सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे ज्यादा सही आंसर है वो आपको डिसाइड करके उसका आंसर देना है। ठीक है, तो SNT की एग्जाम है उसमें मेथड या बेसिक की जो भी आप एग्जाम दे उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपको 2 आंसर है वो सही लग सकते हैं, तो उसमें सबसे सही आंसर है उसका आंसर आपको देना है। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट एज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एनडीटी रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू SNTC 1A। तो ऐसा पूछ रहा है कि SNTC 1A के हिसाब से आपका जो एनडीटी का रिकॉर्ड आपको रखना है, जो भी पर्सनल है उसका सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन का आपको जो रिकॉर्ड रखना है उसमें से नीचे में से कौन सा रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरी ऐसा लिखा है, देखिए। ठीक है, तो कौन सा जरूरी नहीं है, तो इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो जरूरी नहीं होता है। आप जो भी पढ़ाई किया है आपने उससे आपका जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता है। आप जो सर्टिफिकेशन लेते हैं उसमें आपका एग्जाम, ट्रेनिंग वगैरह सब रिकॉर्ड रखना रहता है, पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा। विजन एग्जामिनेशन है उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब कि जो बंदा है उसने लेवल 1 किया है, लेवल 2 किया है या लेवल 3 किया है, उसका रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है। उसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, यहाँ पे प्रीवियस होगा। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है, तो हमारा आंसर इस केस में ए आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं।
If an individual has not performed the duties in the method for which he is certified during any consecutive 12-month period, then his or her certification shall be। ठीक है, तो इसमें ऐसे पूछ रहा है कि आपका जो इंडिविजुअल जो भी आदमी है उसने 12 महीने तक कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है कोई मेथड में। ठीक है, तो 12 महीने तक उसने कोई काम नहीं किया है कोई मेथड में, तो उसका सर्टिफिकेशन का क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। अगर आप SNTC 1A में देखोगे तो 12 मंथ वाला जो इसमें लिखा हुआ है क्लोज कि 12 मंथ आप काम नहीं करते हो तो उसका सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये रिवोक है, टर्मिनेटेड है, ये इनवैलिडेटेड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई क्लोज नहीं है। तो रिवोक और टर्मिनेटेड कब होता है सर्टिफिकेट उसका भी यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। तो सस्पेंड कब होता है, जब आपका 12 मंथ जो आपका है, ठीक है, और 12 मंथ के दौरान आपने कोई काम नहीं किया है। तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो सी वाला आंसर आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एम्प्लॉयर हैज मोर देन वन एनडीटी लेवल 3 फॉर अ स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो सकता है कि कोई कंपनी में जहाँ पे एक से ज्यादा एनडीटी लेवल 3 है। ठीक है, तो वो केस में क्या करें। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है वो केस में, मतलब उसके कंपनी में एक से ज्यादा एनडीटी लेवल 3 है तो वो क्या करे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है द एम्प्लॉयर शेल डेजिग्नेट वन इंडिविजुअल एज एनडीटी लेवल 3 फॉर ईच सर्च मेथड। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर क्या कर सकता है कि सभी एनडीटी मेथड के लिए एक एनडीटी लेवल 3 वो डेजिग्नेट कर सकता है। जैसे कि पीटी है तो पीटी के लिए एक लेवल 3, एमपीटी के लिए एक लेवल 3, वैसे ही यूटी, आरटी, एडी करंट सबके लिए एक एक लेवल 3 है वो डेजिग्नेट कर सकता है। उसके अलावा ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन क्या है, सिंस ऑल हैव सम क्वालिफिकेशन द एम्प्लॉयर शैल नॉट डेजिग्नेट एनीबडी एज प्रिंसिपल एनडीटी लेवल 3 फॉर ईच सच मेथड। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है कि भाई एम्प्लॉयर है वो किसी को भी डेजिग्नेट नहीं कर सकता है, एक एनडीटी लेवल 3 को नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्लॉयर किसी को भी लेवल 3 डेजिग्नेट कर सकता है। उसके अलावा सी में क्या लिखा है, एम्प्लॉयर शेल डेजिग्नेट ऑल एज प्रिंसिपल एनडीटी लेवल 3 फॉर ईच सर्च मेथड। तो सभी लोगों को एम्प्लॉयर है वो डेजिग्नेट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है एम्प्लॉयर की एक मेथड के लिए एक को ही डेजिग्नेट कर सकता है, और सभी के लिए सभी को डेजिग्नेट करेगा वो ऐसा नहीं चलेगा। उसके अलावा ओनली वन एनडीटी लेवल 3 कैन बी अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये भी गलत है। ठीक है, एक ही एनडीटी लेवल 3 वो कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है, एक से ज्यादा भी वो कर सकता है। ये वाला आंसर है वो सही है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीटी मेथड इज SNTC 1A करंटली नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल मतलब कि कौन सा इसमें एनडीटी का मेथड जो है वो SNTC 1A के लेटेस्ट एडिशन है उसमें एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो SNTC 1A का लेटेस्ट एडिशन है वो हमारा 2020 का एडिशन है। ठीक है, तो उसमें ये लेजर मेथड बी वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी है, उसमें थर्मल इंफ्रारेड वाला भी है, और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टेस्टिंग करके भी उसमें एनडीटी का मेथड ऑलरेडी है। अभी एडी करंट टेस्टिंग है वो एक्चुअली मेथड नहीं है, ये टेक्निक है। ठीक है, आपका जो एक्चुअल मेथड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग करके है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग में ये एडी करंट है वो एक टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल ऐसा करके लिखा है, मतलब कि कौन सा इसमें एनडीटी मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो मेथड हमारा जो आएगा जो एप्लीकेबल नहीं है वो एडी करंट आएगा, क्योंकि ये मेथड नहीं है, ये हमारा टेक्निक है। तो इसलिए इसमें आंसर जो रहेगा वो ए वाला आंसर आपका रहेगा। उसके बाद
6 नंबर का लिखा है सर्टिफाइंग एजेंसी इज डिफाइंड एज। तो सर्टिफाइड एजेंसी जो रहता है वो हमेशा हमारा एम्प्लॉयर रहता है, ये हमेशा याद रखने का। इसके रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। कोई भी बेसिक का एग्जाम देता है एनडीटी लेवल 3 का तो सर्टिफाइड एजेंसी वाला क्वेश्चन रहता ही है। तो एम्प्लॉयर जो है आपका मेन सर्टिफाइड एजेंसी है, मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें एम्प्लॉयर का साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये मैं अभी SNTC 1A की SNTC 1A जो लिखा है उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। आउटसाइड एजेंसी है बराबर, वो खाली आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, वो सर्टिफाइड एजेंसी नहीं है। NDT लेवल 3 है वो भी आपका सर्टिफाइड एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है बराबर। कोई कोई लोग इसमें बहुत गलती करते हैं कि NDT लेवल 3 है वही सर्टिफिकेट में साइन करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो फाइनल अथॉरिटी है, सर्टिफाइड एजेंसी जो रहेगा वो एम्प्लॉयर रहेगा, मतलब कि आपके सर्टिफिकेट में जो साइन रहेगा एज पर SNTC 1A आपका एम्प्लॉयर है वही आपका सर्टिफाइड एजेंसी है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल हेड करके भी ऑप्शन है। ठीक है, तो वो अगर एम्प्लॉयर ने डिफाइन किया है अपनी रिटन प्रैक्टिस में कि आपका क्वालिटी कंट्रोल हेड है वही साइन कर सकता है तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है कि क्वालिटी कंट्रोल हेड है वही आपका सिग्नेचर अथॉरिटी वगैरह सब है। ठीक है, इसके लिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि सर्टिफाइड एजेंसी होगा वही हमारा सर्टिफिकेट में साइन करेगा और वही एम्प्लॉयर होगा वही आपका सर्टिफाइड एजेंसी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंडिडेट फॉर री एग्जामिनेशन मस्ट वेट मिनिमम ऑफ। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट है वो अगर फेल हुआ है एग्जाम में तो री एग्जामिनेशन के लिए उसको कितना दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ना ये थोड़े ये जो ऑप्शन है थोड़े कंफ्यूजिंग है। पहले देखिए 1 मंथ ऐसा लिखा है, अगर आप SNTC 1A में देखेंगे तो उसमें 30 डेज वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है हमारा सही है। 1 मंथ वाला ऑप्शन है उसमें 1 मंथ में 31 डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 मंथ वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। 30 डेज वाला ऑप्शन सही हो सकता है। उसके अलावा री एग्जामिनेशन के लिए एक और क्लोज है कि उसको अलग से लेवल 3 है वो ट्रेनिंग भी दे सकता है, एडिशनल ट्रेनिंग उसको चाहिए तो वो दे सकता है। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, रिसीव सूटेबल एडिशनल ट्रेनिंग एज डिटरमाइंड बाय NDT लेवल 3 बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, मतलब बी वाला और सी वाला दोनों ऑप्शन सही मुझे लग रहा है। अभी डी वाला ऑप्शन देखिए, 30 डेज एंड रिसीव सूटेबल एडिशनल ट्रेनिंग एज डिटरमाइंड बाय NDT लेवल 3 बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें बी और सी ये दोनों कवर हो गया है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन है मेरे लिए अभी सही है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसमें आपको देखना है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते हो और ABCD ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ते हो तो बी वाला ऑप्शन आपको सही लगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीधा इसको बी वाले को टिक मार करके आगे बढ़ जाए। सी वाला भी सही हो सकता है, डी वाला सबसे सही हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो आंसर है जो आपको ऑप्शन दिया है वो सभी ऑप्शन है वो पढ़ना है और उसमें से सबसे ज्यादा सही आंसर आपको लगता है वही आंसर आपको देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग किसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा सही लग रहा है पर पूरा सही नहीं है। इसके बाद बी वाला, शुड इंक्लूड एग्जामिनेशंस एज अ पार्ट ऑफ इट टू एक्सेस लेवल ऑफ कंप्रहेंशन। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग जो है उसमें आपको एग्जामिनेशन है वो इंक्लूड करना पड़ेगा।
ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग में एग्जामिनेशन आपको लेना ही है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी एकदम सच नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ये सही नहीं है। उसके बाद मे बी रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल नॉट पासिंग द री एग्जामिनेशन, बराबर। तो जो री एग्जाम देने के बाद री एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, तो वो भी पास नहीं कर पाए तो उसके लिए ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग देना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला इज मीन टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स टू नेसेसरी फॉर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, बराबर। तो ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एक्चुअली किसको बोलते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसके लिए आपने अलग से नॉलेज लिया है। कोई भी ट्रेनिंग हो सकता है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो सकता है, थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है। तो उससे आपका स्किल अगर बढ़ेगा तो उसको ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डी वाला आंसर है वो मेरा सही है। उसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट फॉर विजन एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो विजन एग्जामिनेशन में हमारा नियर विजन और कलर विजन ऐसा दो ऑप्शन है। तो इसमें हमारा नियर विजन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन है देखिए, जेगर J1 एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 12 इंच एडमिनिस्ट्रेटेड एन्युअली, ठीक है। तो इसमें तीन चीज देखना है। पहले तो J1 लिखा हुआ है, तो यही गलत है, क्योंकि हमारा जो चार्ट रहता है वो SNTC 1A के हिसाब से J2 लेटर है वो पढ़ के दिखाना है, J1 लेटर का जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा जो है, जेगर J2 एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 15 इंच एडमिनिस्ट्रेटेड एन्युअली, ठीक है। तो ये 15 इंच भी गलत है, क्योंकि नॉट लेस देन 12 इंच हमारा होना चाहिए, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है, जेगर J2 एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 12 इंच एडमिनिस्ट्रेटेड एन्युअली, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि J2 लेटर हमको पढ़ के दिखाना है नॉट लेस देन 12 इंच, और ये जो टेस्ट लिया जाता है एन्युअली, मतलब एक साल में एक बार लिया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है, जेगर J2 एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 12 इंच एडमिनिस्ट्रेटर बाय एन्युअली, मतलब साल में 2 बार लेना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ए, बी और डी वाला गलत है, हमारा जो आंसर आएगा वो सी वाला आंसर हमको सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। तो रिटन प्रैक्टिस है कौन सा, इसमें से रिटन प्रैक्टिस के रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, मतलब गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला जो आंसर है देखिए, एम्प्लॉयर शैल एस्टैब्लिश अ रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर रिटन प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट जो रहता है वो एम्प्लॉयर के अंडर में रहता है। दूसरा जो है, रिटन प्रैक्टिस शुड डिस्क्राइब लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब जो भी लेवल में जो भी आदमी काम करता है, जैसे कि लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3 वाला आदमी है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो रिटन प्रैक्टिस में मेंशन होना चाहिए। तो ये भी हमारा सही है, ए वाला बी वाला दोनों सही है। सी वाला, रिटन प्रैक्टिस शैल बी सबमिटेड टू क्लाइंट्स फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्लाइंट को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो रिटन प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करता है एम्प्लॉयर, वो फाइनली जो है वो लेवल 3 साइन करता है, ठीक है, सर्टिफाइड करता है, और वो आपको अपने प्लांट में वो एप्लीकेबल करना रहता है, और क्लाइंट को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। डी वाला भी देख लेते हैं, रिटन प्रैक्टिस शैल बी मेंटेन ऑन फाइल, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी SNTC 1A में लिखा हुआ है, आपका जो रिटन प्रैक्टिस है वो फाइल में हमेशा रहना चाहिए, और जब भी आपका TPI या AI मतलब ऑथोराइज इंस्पेक्टर या जो भी क्लाइंट वगैरह सब आए तो उसको दिखाने के लिए वो फाइल में हमेशा मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है,
ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो आपको उसका आंसर देना रहता है। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले तो आपको क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा समझना है और आंसर तो देना ही देना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, और सभी आंसर है, सभी ऑप्शन है वो आपको देखना है और उसमें से सबसे सही आंसर है वो आपको देना रहता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।